नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में कैसे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, आज हम इसकी पूरी पड़ताल करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं कि हम इस वीडियो में जो भी आपको बताएंगे वो सारे उन फैक्ट्स के आधार पर बताएंगे जो ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उनकी चर्चा भारत में नहीं होती है। और एक चीज और आपको कहना चाहते हैं कि आज से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हर दिन मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों को टारगेट करने की कैसे कैसे साजिश हुई, भारत के बाहर बैठी कुछ एजेंसियों को कैसे हायर किया जाता है और कैसे उनको ये टास्क दिया जाता है कि आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख फर्जी ट्वीट करो किसी की इमेज को डिफेम करने के लिए, ये भी आपको बताएंगे। आज से सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज की सीरीज में सबसे पहले हम भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के रेल और भारत के रेल मंत्री दोनों इन दिनों कुछ लोगों की नज़र में चुभने लगे हैं। भारतीय रेल भारत की तरक्की का रास्ता तय करती है और अश्विनी वैष्णव एक पढ़े लिखे, जानकार और यहाँ तक कि भारत में टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे को एक नई ऊर्जा देने वाले मंत्रियों में से एक हैं। ये मत भूलिए कि अगर हम चर्चा करते हैं कि भारत में एनएच की दिशा में क्रांति आई है, तो ये भी हमें तब चर्चा करनी चाहिए कि भारत में रेलवे के क्षेत्र में भी क्रांति आ रही है। अश्विनी वैष्णव को कैसे टारगेट किया जा रहा है, आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। एक चीज और आपको कहना चाहते हैं, अश्विनी वैष्णव के साथ साथ भारत में मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी, देखिए नरेंद्र मोदी टारगेट पर नहीं है, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्होंने 2014 के बाद से ये देख लिया है कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे तो इसका फायदा मोदी को ही होगा। तो अब उन्होंने क्या योजना बनाई है? उन्होंने योजना बनाई है कि मोदी को टारगेट नहीं करना है। 3 पॉलिसी है, 3 नीतियां हैं और उन 3 नीतियों पर काम हो रहा है। क्या है? डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिवीजन। कहां? बीजेपी के भीतर, मोदी सरकार के मंत्रियों के भीतर। और इसी वजह से आप अक्सर ये खबर सुनते रहते होंगे कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में 200 सांसद टूटेंगे। आप खबर सुनते रहते होंगे कि अखबारों में छप गया मोदी सरकार का एक मंत्री इतना नाराज है कि सरकार गिरा देगा। आप ये भी खबर सुनते होंगे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग हो रहे हैं। एनडीए, बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री, ये 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे जो बताने जा रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाला फैक्ट है। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले कुछ सुनाना चाहते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस पर क्या कहा था, उनको बदनाम करने वाले लोग कौन हैं, कैसे उनको बदनाम करने के लिए कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हैंडल इस्तेमाल करने वाले लोग किस पार्टी से जुड़े हैं, उनका इरादा क्या है। उन्होंने पिछले साल ही इसको एक्सपोज कर दिया था प्रूफ के साथ। कहां पर? संसद के भीतर। सुनिए आप पहले। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर? देखिए 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के थप्पड़ के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं।
पूरा देश तो आप सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव को। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बहुत लंबी बाइट है इनकी, जो हम सुनाएंगे तो शायद ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ हैंडल्स ने एक नैरेटिव फैलाया जिसमें सच कुछ नहीं था, शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ झूठ ही था, क्योंकि वो 2 करोड़ पैसेंजर्स के मन में डर भरना चाहते थे। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अक्सर इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है अगस्त महीने से, और वो रिपोर्ट क्या है? CIA ने 12 महीने का समय दिया है किसको? डीप स्टेट को, कि भारत में आपको 3 पॉलिसी पर काम करना है। वो 3 पॉलिसी क्या है मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। वो 3 पॉलिसी है डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिवीजन। ये किसमें करना है? बीजेपी के भीतर और मोदी सरकार के मंत्रियों के भीतर। इस 3 पॉलिसी पर काम करना है। अगर आपको अभी भी डीप स्टेट का ये पूरा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो मैं चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान आपको सुनवा ही दे। सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा प्रूफ के साथ राज्यसभा में पिछले साल दिसंबर के महीने में बताया था कि डीप स्टेट भारत की एजेंसियों और भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं। और ये आप जानकर और हैरान हो जाएंगे कि जब उन्होंने सारी पोल पट्टी खोलनी शुरू की, तो जानते हैं इतना हंगामा किया गया विपक्ष की तरफ से, इतना हंगामा किया गया कि उस दिन जो चेयर पर बैठे हुए थे, यानी सभापति थे, वो जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, कार्यवाही स्थगित कर दी। सुधांशु त्रिवेदी जो फैक्ट रखने जा रहे थे, उनको पूरा फैक्ट रखने नहीं दिया गया। आप सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, Go ahead. इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। तो सुधांशु त्रिवेदी जो कहना चाह रहे थे, पता नहीं आप वो बात पकड़ पाए या नहीं। जब संसद के सत्र की शुरुआत होनी होती है
चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, चाहे वो बजट सत्र हो, या फिर मानसून सत्र हो। तीनों सत्र के ठीक एक दिन पहले या एक दिन बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे मोदी सरकार की इमेज खराब हो और विपक्ष को एक मुद्दा मिले, क्योंकि मोदी सरकार को घेरने का मुद्दा भारत में इनके पास नहीं बचा है। तो ये फॉरेन की रिपोर्ट को आधार बनाते हैं विपक्ष के लोग और फिर उस आधार पर सरकार को घेरते हैं। अब देखिए, एक और जानकारी आ रही है इसमें कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार के तख्ता पलट के लिए यानी कू करने की कोशिश की गई, पर उसमें डीप स्टेट कामयाब नहीं हुआ। दूसरी चीज कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब डीप स्टेट लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट कर रहा था जिससे भारतीय संवेदना को ठेस पहुंचे और लोगों में आक्रोश ऐसा बढ़े कि वो मोदी सरकार के खिलाफ हो जाए और सरकार को गिराने की बात करने लगे। लेकिन जो भारत की तैयारी थी, जैसे कि स्पेस में जो तैयारी थी या एआई की जो तैयारी थी या ड्रोन कैपेबिलिटी थी, उससे ये नाकाम हो गया। तीसरी बात, स्पेस और हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की सबसे बड़ी ताकत थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस ताकत को प्रूव भी किया और सैटेलाइट में आपने देखा ही कि कैसे भारत ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब ये तीनों हथकंडा इनका नाकाम हो गया, तब इनका ये काम चल रहा है, डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिवीजन। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जोड़ रहे हैं। पंकज, बहुत सारी जानकारियां तो मैंने दे दी, कुछ जानकारी आप भी निकाल कर ले आए हैं। अश्वनी वैष्णव भारत के उस मंत्रालय को संभाल रहे हैं जो भारत की लाइफलाइन है। समझिएगा, भारत की लाइफलाइन है। उसमें 1 मिनट का भी कट अगर लगा तो करोड़ों लोग उससे प्रभावित होंगे। करोड़ों लोग की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो जाएगी, एक तरीके से लाइफलाइन कट हो जाएगी और उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत 6G में अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए। आपने रेलवे की बात की, मैं अपनी बात शुरू करता हूं 2 घटनाओं से। इस देश के कौन से ऐसे इलाके थे जहां तक रेलवे आज तक नहीं पहुंचा था? कश्मीर घाटी और नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये दोनों ज्यादा, कश्मीर घाटी और नॉर्थ ईस्ट, ये पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी सरकार में कि चाइना बॉर्डर तक, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम तक, आइजोल और चेनाब ब्रिज तक, हाँ वही मिजोरम की राजधानी आइजोल तक, और ये जा रहा है चेनाब ब्रिज तक। ये तो खबर है। खबर के पीछे ही खबर यह है कि चेनाब ब्रिज जब बन रहा था इंडियन रेलवे का, तो पता है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, और पिटीशन दाखिल करने वाले कौन थे? प्रशांत किशोर। उनके चलते 8 साल डिले हुआ इस प्रोजेक्ट का, और वो लटकाते भटकाते रहे कोर्ट कचहरी के मामले में। पहला, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भारत का रेलवे पहुंच रहा है, उसको हिंडर करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया। दूसरी घटना, शर्जिल इमाम, उसका एक बयान आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, इंडियन रेलवे स्प्रेड कर रहा है, लेकिन यह कह रहा है कि चिकन नेक के पास अगर हम रेलवे की पटरियों पर मलबा भर दें तो हम भारत को डिटैच कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट को डिटैच कर सकते हैं। आपको एक जगह करेक्शन करना चाहता हूं। अब मैं आगे कहानी बता रहा हूं। मैं एक जगह करेक्शन कर देना चाहता हूं। आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया, वो प्रशांत भूषण थे। प्रशांत भूषण, हाँ जुबान से निकल गया, सॉरी। वो प्रशांत भूषण जो वकील है, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। तो मैं 2 जगह बता रहा हूं, एक कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, दोनों जगह रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं, और दोनों की मंशा बता रहा हूं कि कैसे हिंड्रेंस डाला जाता है प्रशांत भूषण जी के द्वारा चेनाब रिवर ब्रिज के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब ये रेलवे की कहानी आगे शुरू होती है। बात सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और इसकी नहीं है। जैसे ही आप रेलवे के किसी प्रोजेक्ट का स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस प्रोजेक्ट के ठीक शुरू होने से पहले एक खबर प्लांट की जाती है कि कैसे नुकसान होगा। कोई भी आप एक उदाहरण बता दीजिए जो बड़ा चीज हुआ, जैसे वंदे भारत हुआ। तो वंदे भारत का जब शुरू हुआ, वंदे भारत रेल, तो पता चला कि एक ऐसी रिपोर्टर है जो कि पाकिस्तान के पेरोल पे है और वो वंदे भारत की रिपोर्टिंग कर रही है। ये सही बात है। हमने रेलवे मंत्रालय के बारे में ये खबर सुना है कि नहीं
कि जानबूझकर सबोटाज किया गया। एक बालासोर में घटना हुई थी रेलवे की, उसकी रिपोर्ट आज भी है इंटरनेट पे मौजूद। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि जानबूझकर कैसे रेलवे को डिरेल करने के लिए किया गया। ये वैसे चीजें हैं जो सार्वजनिक हैं। अब एक शब्द होता है जिसका नाम है हिट जॉब। जब विदेशी जासूसी संस्थाएं जैसे सीआईए हो गया, मोसाद हो गया, केजीबी हो गया, MI6 हो गया, रॉ हो गया भारत का, इस तरह करते हैं ना, तो एक हिट जॉब करते हैं। वो किसी की इमेज खराब करने के लिए या किसी को मारने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मोदी सरकार के जो बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं 5, एस जयशंकर साहब, अजीत डोभाल साहब, नितिन गडकरी साहब, अश्विनी वैष्णव और एक और, इन सब के खिलाफ पिछले 1 महीने आप सोशल मीडिया खंगालिए कि टॉप 5 मिनिस्टर्स के खिलाफ सोशल मीडिया में क्या खबरें प्लांट की गई है, और फिर उन खबरों का सोर्स पता कीजिए। अजीत डोभाल के बेटे के बारे में कंट्रोवर्सी आपको मिलेगी, नितिन गडकरी के बेटे के बारे में कंट्रोवर्सी मिलेगी, अश्विनी वैष्णव के बारे में आपको कुछ मिलेगा कि ये घपला घोटाला किया, और हां, अमित शाह 5वें अमित शाह से लेके ये 5 जो आपने अजीत बेस्ट डोभाल साहब परफॉर्मिंग का नाम मिनिस्टर है। इसलिए लिया कि उनका जो पद है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही है। वो मंत्री मतलब कि 5 पंचरत्न जो कि मोदी सरकार को चला रहे हैं, आंख कान नाक बने हुए हैं, उन सबके खिलाफ हिट जॉब किया गया है पिछले 1 महीने में, ताकि कहीं ना कहीं तो तीर तुक्का ही मार रहे हैं, कहीं ना कहीं तो निशाने पर लग ही जाएगा। और अगर एक बार एक मिनिस्टर की बदनामी शुरू हुई तो वो फिर सीरीज हो जाएगी। और इसीलिए ये बड़ा, ये मतलब एक प्लान वे में किया जा रहा है। अब एक और शब्द है जिसको बोलते हैं कि ट्रोल फार्मिंग। हमने ही कुछ दिन पहले एक डिस्कशन किया था नितिन गडकरी जी के बारे में कि ट्रोल फार्मिंग के जरिए बांग्लादेश में ट्रोल फार्मिंग को हायर किया गया है और ताकि बदनाम किया जा सके, और ये ढाका से चलता है, उसको पेमेंट किए गए हैं। हमने बताया है $2 मिलियन पेमेंट हुआ है, ये हमने बताया है। और ये ट्रोल फार्मिंग के एक किसी कंपनी को नहीं हायर किया गया है। मैं आज पढ़ रहा था कि 6 कंपनीज ऑफ ट्रोल फार्मिंग हैज बीन हायर्ड टू डिफेम 1 मिनिस्टर। सोचिए कितनी क्या कि ताकत सोशल लगानी मीडिया पड़ रही है, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक कई स्टेज में यह काम चल रहा है। सिर्फ अगर विपक्ष कुछ कहे तो बात बनती नहीं है, सोशल मीडिया को भी बोलना चाहिए, विपक्ष को भी बोलना चाहिए। और आपने शायद एक चीज पे गौर किया होगा, वो खबर चली थी जैसे ही मोदी सरकार आई तो अचानक 1 महीने के अंदर बहुमत सिद्ध वगैरह करना था, वो सब तो हो गया था। 1 महीने के अंदर अचानक डिप्लोमेट्स यहां के लोकल पॉलिटिशियन से मिलने लगे। अमेरिकन डिप्लोमेट्स, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की भारत में एम्बेसडर ने, नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद दिल्ली में कुछ बैठे हैं पॉलिटिशियंस, उन सबसे मुलाकात की, उन सारे नेताओं से मुलाकात की कि जो अगर समर्थन वापस ले लेते तो मोदी सरकार गिर जाती। तो वो भी एक स्टेज था। एक स्टेज हमने ही एक खबर बताई थी, जगदीप धनखड़ के द्वारा एक उद्योगपति ने जो किया था, वो भी एक स्टेज था। आज ही एनएमएफ ने ही एक खबर दी है कि कैसे बिहार चुनाव में डिप्लोमेट्स अचानक, एम्बेसडर्स बिहार चुनाव में रुचि लेने लगे, वो जिलाध्यक्ष से मिल रहे हैं, छोटे मोटे नेताओं से मिल रहे हैं। ये भी एक स्टेज है पंकज जी, और ये भी एक स्टेज है कि कल ही जितने आपने देखा होगा, बहुत बड़े अपने टेक जायंट्स के साथ मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रंप ने, बिल्कुल अमेरिका के। हाँ, और वही मैं आ वहां रहा पर था। एक शख्स बैठे हुए थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मतलब मालिक ही आप कह लीजिए, ठीक है, बिल गेट्स साहब। पहले उनको हर महीने भारत में देखा जाता था, हर महीने उनको देखा गया, और मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आजकल उन्होंने भारत आना कम कर दिया है। और क्यों कम कर दिया है ये शायद लोगों को नहीं पता। दूसरी चीज कि अमेज़न के मालिक होते हैं जेफ बेजोस। पहले वो बड़ा भारत में आना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने ही उनको आने से रोका। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि अमेज़न जैसी कंपनियां आ जाएं। क्यों नहीं चाहती? लोगों ने कभी इसको अध्ययन ही नहीं किया। मैं एक एक कर बताता हूं। ये बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स एक फाउंडेशन चलाते थे इंडिया में जिसका नाम था बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उस वक्त यूपीए की सरकार के दौरान ये लगभग हर महीने एक बार भारत में होते थे।
जॉर्ज सोरोस भी भारत में आते थे और ये मीडिया में इंटरव्यूज वगैरह सब दिया करते थे। मैं जो ताजा देख कर आया हूं वॉक द टॉक, एक आती थी सीरीज, शेखर गुप्ता उसको करते थे, उसमें उनका इंटरव्यू है, उस वक्त वो एनडीटीवी के साथ थे। तो वो खैर जितने भी ये सब आया करते थे डीप स्टेट के हेज फंड मैनेजर्स, उनके बारे में एक, अभी चूंकि बिल गेट्स की बात चली तो बिल गेट्स के बारे में बताता हूं। 2012 की एक घटना है। इस देश में यूपीए की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा एक जनजाति है। अचानक एक दिन खबर आती है कि 9 कोरबा जनजाति के लोग मर गए अज्ञात कारणों से। बाद में जांच में पता चलता है कि दवाई की टेस्टिंग उन पे की गई थी बिल गेट्स मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। ये जो चलाते थे ना लोगों के भले के लिए, तो वो अपनी दवा का ट्रायल, चूंकि अपने यहां अगर होते तो खरगोश पे, चूहे पे, इन सब पे करना होता है, वो भारत में आकर मानवता की सेवा के नाम पे आदिवासियों पर दवाओं का परीक्षण कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ की कोरबा जनजाति के 9 व्यक्तियों की मौत हो गई है और वो कुछ नहीं हुआ। उस वक्त वो खबर दबा दी गई और बाद में एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने इस चीज को डिस्कस करते हुए मजाक उड़ाया भारत का और यह कहा कि भारत में इतना कोलाहल है कि 10-20 लोग अगर मर जाते हैं आपके दवा परीक्षण से या आपकी गलती से, तो वो खबर आप पैसे देकर दबा सकते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। ये बिल गेट्स का स्टेटमेंट है उस इंटरव्यू में। मैं चाहता हूं कि जैसे ही आप बिल गेट्स इंडिया सिर्फ इतना चीज टाइप करें ट्विटर वगैरह पे, तो आपको मिल जाएगा वो इंटरव्यू की क्लिपिंग जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत में ये मैंने किया था लेकिन पैसे देकर वो चीज मैनेज हो गया। ये एक आदमी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं जो काम कर रहा था यहां पे। और मैंने बताया कि जॉर्ज सोरोस भाई साहब भी यहां आते थे। आपको शायद पता नहीं हो कि उस वक्त जितने आप अभी डीप स्टेट एजेंट्स के नाम लेंगे, जितने भी, वो सब भारत उनका सेकेंड होम हुआ करता था। और एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी एक कैबिनेट थी, लेकिन इस देश में एक कैबिनेट और थी, उसको सलाहकार परिषद कहा जाता था। और उस सलाहकार परिषद के सारे सदस्य एनजीओ चलाने वाले थे, जिसमें हर्ष मंदर थे, अरुणा राय थी, बहुत सारे जो भी उस वक्त सलाहकार परिषद में थे, उनसे बात कीजिए और उनकी हर महीने मुलाकात होती थी इन लोगों के साथ। और जब वो चला गया, इतना बड़ा बाजार चला गया उनका, आज खैर डेविएट कर गए हम विषय से, तो ये जो 5 मंत्रियों के बारे में हिट जॉब ये किया गया है, हम ये सीरीज चलाएंगे, एक एक मंत्री का एक एक दिन लेंगे। हाँ। आज अश्विनी वैष्णव जी के बारे में मैंने एक चीज आपने रीड किया देखा है। होगा पिछले एक साल में ये जो आप बता रहे यही थे, वाला, हाँ। ये वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू की क्लिपिंग क्योंकि हम बहुत सारे बंदिशों से बंधे होते हैं, इसलिए पूरा इंटरव्यू नहीं दिखा सकते, क्योंकि दर्शकों हमें कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होता है, इस वजह से हम ये इंटरव्यू नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में भारतीय रेल ने बहुत तरक्की की, वंदे भारत क्रांतिकारी बदलाव। टाइम, अब देखिए ट्रेनें क्या है ना, जितनी ट्रेन हैं वो टाइम पर अब ज़्यादा फोकस कर रही है कि सही समय पर पहुंचे। ज़्यादातर ट्रेन ऐसी है जो बिफोर भी पहुंच जाती है, लेकिन इसकी तारीफ नहीं हुई कहीं, बल्कि टूटी पटरियों के किनारे गंदगी और रेलवे में उमड़ती भीड़, यही दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? कभी आपने सोचा ये क्यों दिखाया गया? जी, मैं एक बात बताता हूं, ये देश के लोग दिल पे हाथ रखकर बताएं कि रेलवे स्टेशन इतना साफ चकाचक पहले कब दिखे थे। कई इस देश में हर बड़े रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन हुआ है, हर बड़े रेलवे स्टेशन का, छोटे स्टेशनों का भी तो रिनोवेशन हुआ। कई रेलवे स्टेशन तो एयरपोर्ट से बेहतर हैं। आज होता यह है ना कि एक व्हाट्सएप मैसेज पर, अगर आप जिस बोगी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज या एक कॉल पर अगर आपने शिकायत कर दी, अगले स्टेशन पर उस बॉगी का टॉयलेट साफ होगा। अगर उसमें पानी नहीं है तो पानी आएगा। ये पहले कब होता था? अगर चादर बेडशीट खराब है आपकी, तो एक शिकायत पर बदला जाएगा अगले स्टेशन पर। खाना खराब मिला तो इसके लिए आपको लिखित में सॉरी, मतलब हमने देखा है ये सारी चीजें हो रही हैं अभी। नहीं, एक बात बताइए, शिकायत पर आपकी सीट पर दवाइयां पहुंच रही हैं, ये बदलाव किसी ने नहीं दिखाया। एक बात बताइए कि मैं बता रहा था, इस देश के लोग बताएं कि पहले रेलवे स्टेशन इतने साफ सुथरे आपको कब दिखे थे?
इतने सारे रेलवे स्टेशनों का रिनोवेशन कब हुआ था? आप ये बताएं कि पहले ट्रेनें इतनी साफ आपको कब दिखी थी? आप ये बताइए कि पहले कोई इस तरह का मेथड था कि अगर आप में कोई कमी है बॉगी में या बाथरूम में, तो कैसे आपने अपनी शिकायत पहुंचा सकते थे? कोई मेथड था? एक शिकायत पट्टिका लटकी रहती थी, उसमें कागज में आपको कलम से लिखना पड़ता था, वो कब कौन लिखेगा किसी को नहीं पता रहता था। ये कभी सुना था कि बच्चा दूध के कारण रो रहा है और किसी ने बॉगी में शिकायत की तो अगले रेलवे स्टेशन पे उस बच्चे के लिए दूध लेके एक कर्मचारी खड़ा हो? कभी सुना था इस देश में? कभी सुना था कि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य रेलवे से जुड़ गए हैं? कभी सुना था कि कश्मीर घाटी तक रेलवे पहुंच गया है? कभी सुना था कि इस देश में वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं? मैं जिस दौर में रेलवे में यात्रा करना शुरू किया, उस दौर में पटरियों पर लोगों की टट्टियां हुआ करती थी, चूहे घुमा करते थे, रेलवे स्टेशन पे बैठना मुश्किल था, लोग नाक में रुमाल लेके बैठते थे, और एक बात का सिर्फ कंपटीशन था कि किस रेल मंत्री ने अपने राज्य को कितनी ट्रेनें दे दी। पटरियां कैसी हैं इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता था। ट्रेन दिए जाते थे राजनीतिक कारणों से, बिल्कुल, लोगों की जरूरत के हिसाब से ट्रेन नहीं दिए जाते थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। खैर पंकज जी, बहुत बहुत बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने इतना दे दिया तो रामविलास पासवान ने बिहार के लिए इतना दे दिया, तो यही सब चलता रहता था। गिना जाता था बकायदा। आज 5 ट्रेन चली, अच्छा ममता बनर्जी बंगाल की है तो 5 ट्रेनें चली, तो इस तरह से ट्रेनें दी जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम नितिन गडकरी साहब को बदनाम करने के लिए कैसे पूरा खेल रचा जा रहा है उसका खुलासा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।